सो हॅलो महाराष्ट्र, वेलकम टू फिजिक्स पढ़ाई अकॅडमी. मग आज आपण बघणार आहोत इम्पॉर्टंट टॉपिक, परत एक इम्पॉर्टंट टॉपिक नंबर 3, दॅट इज युनिव्हर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन. युनिव्हर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन हा चॅप्टर मधला खूप इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे, कारण की युनिव्हर्सल लॉ आहे बरोबर. मग आपण आज बघणार आहोत युनिव्हर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन म्हणजे काय, मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन त्याच्यात काय काय आहे आपण बघूया. ठीक है, तो सब लोगों को रेडी हो जाना. आज का टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. सारे महाराष्ट्र के बच्चे जो लोग एग्जाम 2027 में देने वाले बोर्ड के एग्जाम, सब लोगों के लिए बहुत, हमें बोल सकता है इंफॉर्मेटिव वीडियो है, ये सेशन है. तो आप लोगों को ये वीडियो को लास्ट तक देखना और अपने जो भी सारे कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को उसको समझ लेना. और इसके साथ साथ हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे. ठीक है, जो बुक के अंदर के ही क्वेश्चन है वही सॉल्व करेंगे. तो सब लोगों को पेन और पेंसिल ले लेना, सो दैट हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट अस बिगिन. तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि भाई यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है. ठीक है, तो देखो इससे पहले हम लोगों ने क्या सीखा, इससे पहले हम लोगों ने कैप्लर्स लॉ के बारे में सीखा, राइट. अब कैप्लर्स लॉ हमें क्या बताता है कि कैप्लर्स लॉ हमें बताता है कि भाई जो प्लैनेटरी मोशन होते हैं, दैट इज जो भी प्लैनेट सन के चारों बाजू में घूमते कौन से लॉ को फॉलो करते वो समझाया. और उसमें हम लोगों को एक और कॉन्सेप्ट समझाया गया था, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट. ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्चुअली कॉन्सेप्ट हम लोग ने सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के केस में देखा था, राइट. तो अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो लगता है वो कितना लगता है, इसके क्या कॉन्सेप्ट है, ये सारी चीज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो न्यूटन ने हमें क्या बताया कि हमारे दुनिया में ऐसे हर दो ऑब्जेक्ट जिनके पास मास है, जिनके पास वजन है, ठीक है, जिनके पास क्या है, मास है, वजन है, वो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में हमेशा एक फोर्स लगता है जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है. और वो फोर्स को बोला जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि हम लोग ने सबसे पहले वाले टॉपिक में इंट्रोडक्शन में पढ़ लिया था, राइट. और हमने देखा था अर्थ हर एक चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है विथ अ फोर्स विच इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स. तो सिमिलरली न्यूटन का कहना यह है कि भाई अर्थ ही नहीं, हमारे इस पूरे यूनिवर्स में हर दो वो ऑब्जेक्ट जिनके पास मास होगा वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे विद अ फोर्स विच इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स. तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो लग रहा है वो कितना होगा, ये थोड़ा सा होगा, ज्यादा होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, ये सारी चीज हम लोगों को यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से समझ में आता है. और सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात बता दूं आपको, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के जो लॉ है ये कैप्लर्स के प्लैनेटरी मोशन से ही न्यूटन को पता चला, और न्यूटन ने हम लोगों को ये लॉ को फॉर्मुलेट करके दिया. तो इसको समझ लेते. तो सबसे पहले आप लोगों को इसके अंदर क्या समझना है, हम लोगों को इसके अंदर समझना है, सबसे पहले कंसिडर कर लो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है. हमेशा याद रखने का मैं आपको बता देता हूं कि हमेशा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है हर वो दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगेगा या किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में लगेगा, तो वो ऑब्जेक्ट के पास मास होना, बिकॉज मास की वजह से ये फोर्स होता है, राइट. तो यहां पे हम समझ लेते, लेट अस कंसीडर कि हमारे पास दो मास है, एक है m1, दो ऑब्जेक्ट है जिसके पास मास है m1, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है भाई उसके पास है मास m2. और मान लेते हैं कि भाई ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, ये दोनों के बीच में मतलब दोनों स्पीयर है ना, तो स्पीयर के सेंट्रॉइड से जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है वहां से डिस्टेंस लिया जाता है. ठीक है, क्योंकि यहां पे ही इसका सेंटर ऑफ मास होता है, यानी कि पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट का जो मास है वो सेंटर में लोकेट है. तो इसके सेंटर से और इस ऑब्जेक्ट के सेंटर से जो डिस्टेंस है हमने मान लिया आर. तो जो ग्रेविटेशन लॉ है जो न्यूटन ने बनाया था, उनका कहना क्या था, इसको पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूं. तो सबसे पहले वो ये कहना चाहते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, ये दोनों के बीच में क्या लगे, ग्रेविटेशनल फोर्स लगे. आप देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट इसको अपनी तरफ खींच रहा है विद फोर्स F1, और ये ऑब्जेक्ट भी इसको अपनी तरफ खींच रहा है विद फोर्स F2. तो दोनों लोग एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा के एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, तो ये दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी वैल्यू क्या होगी, उसका फॉर्मूला क्या होगा जिससे हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इसको समझते. तो न्यूटन का क्या कहना था, सबसे पहले कि अगर मैं किसी भी मास को बढ़ा दूं तो दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स बढ़ेगा. बट किस तरीके से मैथमेटिक्स बोलता है, देखो जरा ध्यान से, द ग्रेविटेशनल फोर्स, यहां पे मैं लिखूंगा द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग किधर पे काम कर रहा है, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, राइट. ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. इस डायरेक्टली, अच्छा किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो आंसर है जो ये दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि भाई दोनों ऑब्जेक्ट के मास का मल्टीप्लीकेशन कितना है. ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट. मल्टीप्लीकेशन मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट. किसका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट का जो मास होगा उसके मल्टीप्लीकेशन को.
तो मैं इसी चीज को कैसे लिख सकता हूँ, देखो मैं इसी चीज को लिख सकता हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहां से लिखना है ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसको, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन किसका, मास ऑफ बोथ दी ऑब्जेक्ट। तो मैंने क्या किया, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, मास ऑफ बोथ दी ऑब्जेक्ट क्या है m1 और m2, ये दोनों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। क्लियर हो गया। अब सेकेंड बात क्या बताते हैं, न्यूटन बोलते हैं कि जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मास के प्रोडक्ट पे नहीं डिपेंड करता, और एक चीज पे डिपेंड करता है, किस पे। तो उन्होंने बोला बाई चांस अगर आप दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो ये दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि अगर आप फोर्स को देख रहे हो तो फोर्स जो है इनवर्स रिलेशन दिखा रहा है, अगर आपने डिस्टेंस बढ़ा दिया तो फोर्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है, राइट, क्या हो रहा है, कम हो रहा है। पहले केस में अगर आप मास को बढ़ाओगे फोर्स बढ़ जाएगा, इस केस में बोल रहा है न्यूटन कि अगर आप डिस्टेंस को बढ़ाओगे फोर्स कम, मतलब इनवर्स रिलेशन के बारे में बता रहे। तो वो क्या बोलते हैं जरा ध्यान देना, वो बोलते हैं कि द ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है किसके बीच में लग रहा है, सबको पता है दो ऑब्जेक्ट के, राइट। सो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल रहे हैं, क्योंकि एक बढ़ रहा है और एक कम हो रहा है, राइट। तो ये बोल रहे हैं कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, कैसा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा किसको होगा, तो वो बोल रहे हैं स्क्वायर, क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, वो जो दोनों ऑब्जेक्ट यानी मास है उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। इसका मतलब वो क्या कहना की कोशिश करे, वो कहने की कोशिश करे जो फोर्स लग रहा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसको, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। तो देखो हमारे पास दो इक्वेशन आ गया, एक इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन, एक इक्वेशन हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब ये बोलते हैं कि भाई ये दोनों इक्वेशन को अगर आप कंबाइन कर देते हो, क्या कर देते हो, अगर मैं ये दोनों इक्वेशन को कंबाइन करूं तो आप लोगों को जो चीज मिलेगा वो बहुत शानदार चीज मिलने वाली है। और वो क्या मिलने वाली इसको समझ लेते हैं। देखो अगर मैं कंबाइन करके यहाँ पे लिख दूं तो देखो क्या मिलेगा, आप लोगों को क्लियर दिख रहा है कि भाई हम लोगों को मिलने वाला है, देखो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मतलब यहाँ पे मैं लगा दूंगा आर स्क्वायर। आप इसको हटाओगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वो कॉन्स्टेंट क्या होता है, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट होता है। और ये वाला आप लोगों का जबरदस्त फॉर्मूला मिल गया, और ये फॉर्मूला एक जादू है, और ये जादू से ही आपको पता चलेगा कि भाई कितना फोर्स किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है, राइट। तो यहाँ पे भी वो फॉर्मूला आप देख सकते हैं F1 और F2, यानी कि ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लग रहा है, दोनों ऑब्जेक्ट सेम फोर्स लगाएंगे, न्यूटन का थर्ड लॉ, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये जितना फोर्स इस पे लगाएगा ये भी उतना ही फोर्स इस पे लगा के खींचेगा। इसके लिए ये दोनों फोर्स सेम, और कितना, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूला है जिससे आप पता लगा सकते हो किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में कितना फोर्स लग रहा है। क्या पता लगा सकते हो, किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, ये आप आराम से इससे पता लगा सकते हो। अच्छा अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं आप लोगों को एक जबरदस्त चीज बता दूं, यहां से अगर जी की वैल्यू निकालोगे तो जी एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो जी का फॉर्मूला क्या बनेगा, आर स्क्वायर एफ के साथ आ जाएगा, कोई भी एक एफ यूज कर लो, एफ इंटू आर स्क्वायर, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा m1 m2। तो देखो आप देख सकते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का भी आप फॉर्मूला बना सकते हैं, और ये जो ग्रेविटेशनल की वैल्यू होती है, फिक्स वैल्यू होती है 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये इसका एसआई यूनिट होता है। तो ये आप लोगों को ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू भी पता चल गई, कितनी होती है ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू, आप लोगों को कभी भूलना नहीं, ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ये कभी भूलना नहीं, अपने दिमाग में वापस से फिट करके रख लो कि भाई जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी होता है उसका वैल्यू होता है 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसका एसआई यूनिट होता है। अच्छा ये जो आपने फॉर्मूला बनाया ये किसका फॉर्मूला है, ये फोर्स का फॉर्मूला है। कौन सा फोर्स, वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो किसी दो ऑब्जेक्ट के, दो मासेस के बीच में लग रहा है। इसका यूनिट क्या बनेगा, इसका यूनिट बनेगा न्यूटन। क्या बनेगा, न्यूटन, बिकॉज ये फोर्स है, कौन सी भी टाइप की फोर्स होने दो, हमेशा कोई भी टाइप का फोर्स होगा, चाहे सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है, कोई भी फोर्स रहने दो, यूनिट हमेशा न्यूटन होता है। ये चीज का ध्यान रखना है।
ग्रेविटेशन कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आई होप सब लोगों को इतना जो टर्म है वो क्लियर हो चुका है। क्लियर हो गया सब लोगों को? ठीक है, ऐसा यूनिट भी आपको पता रहना चाहिए, ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू भी आप लोगों को पता रहना चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि हमेशा जो डिस्टेंस मेजर करोगे आप किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, वो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस आप नहीं मेजर करना, ठीक है? हमेशा डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर, जो सेंट्रॉइड होता है, सेंट्रॉइड से सेंट्रॉइड के बीच का ही डिस्टेंस मेजर करना, उसी को हम लोग आर बोलते हैं। क्लियर हो गया सब लोग को? क्लियर? तो एक बार रिपीट कर लेते, फॉर्मूला क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2, या तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, जहां पे G एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। m1 फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास है, m2 सेकंड ऑब्जेक्ट का मास है, और r क्या है? दोनों के बीच का डिस्टेंस। क्लियर हो गया? अच्छा, अब देखो एक बहुत जबरदस्त चीज मैं आपको पहले बता दूं। यस, देखो ध्यान से, अब यहाँ पे एक चीज समझना आप लोगों को, ये जो आप लोगों का फॉर्मूला आपने बनाया फोर्स का, F इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये जो आपने फॉर्मूला बनाया, ये फॉर्मूला हमें क्या बता रहा है? ये फॉर्मूला हमें बता रहा है, देखो अगर आप मास, कोई भी एक ऑब्जेक्ट के मास को डबल कर देते हो, कितना कर देते हो? डबल कर देते हो, तो हमेशा जो दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, अगर आप लोगों ने, मैं यहां पे लिख देता हूं, इफ मास इज डबल, कोई भी मास को एक, इफ मास इज डबल्ड, फोर्स भी डबल हो जाएगा, फोर्स ऑल्सो गेट्स डबल, क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। उसके बाद अगर आप आर यानी डिस्टेंस, इफ डिस्टेंस इज इंक्रीज, डिस्टेंस इज डबल, चलो डबल कर दिया, डिस्टेंस बढ़ा के डबल कर दिया, तो फोर्स जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, इनवर्स रिलेशन है। और देखो इसका स्क्वायर, तो डबल का स्क्वायर क्या होता है? फोर, फोर्स इज रिड्यूस 4 टाइम। ये चीज आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये। अगर मास को बढ़ा दो, कोई भी एक ऑब्जेक्ट के मास को डबल किया, तो फोर्स डबल हो जाएगा दोनों के बीच में लगने वाला। लेकिन अगर आपने डिस्टेंस बढ़ा दिया, डबल कर दिया, तो फोर्स 4 गुना कम हो जाए। आया बात समझ में? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को पता रहना चाहिए। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या देख लेते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक आप लोगों के लिए सर्कल बना दूंगा। ठीक है, तो ये रहा मेरे पास एक जबरदस्त सर्कल, ये यूनिफॉर्म सर्कल। ठीक है, अब ये सर्कल में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को मुझे समझना है, तो मैं क्या करने वाला हूं, देखो यहाँ पे एक मैंने सेंटर बना दिया, सेंटर से मैं क्या करूंगा, एक रेडियस बना देता हूं, ये रहा रेडियस। ठीक है, ये रेडियस है, और इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं कुछ ए पॉइंट। डन। अच्छा, अब देखो जरा ध्यान से, अब हमारे पास एक पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करने जा रहा है। क्या करने जा रहा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो जब भी पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है, तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि भाई पार्टिकल का जो स्पीड है, वो किसी भी पॉइंट पे आप देखोगे सर्कल के ऊपर, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अब मैं बोलता हूं कि भाई मेरा पार्टिकल जो ए पे बैठा हुआ है, ध्यान से सुनोगे, एकदम समझ में आएगा, कंसेप्ट आप लोगों को मिलेगा। हमारे पास जो पार्टिकल है भाई, वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने वाला है, और वो पार्टिकल पॉइंट ए पे बैठा हुआ है, ये रहा पॉइंट ए। तो हमेशा याद रखने का दो चीजें, एक हमारे पास होता है वेलोसिटी, सॉरी, एक हमारे पास होता है वेलोसिटी, और एक होता है स्पीड। आपको ध्यान क्या रखना है दोनों के बीच में? वेलोसिटी एक वेक्टर टर्म होता है, इसका मतलब इसके पास होगा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू, और इसके पास होगा डायरेक्शन। और स्पीड सिर्फ और सिर्फ एक स्केलर क्वांटिटी, तो इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड का मतलब बता दूं मैं, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू। ठीक है, क्या? वैल्यू। मैग्नीट्यूड मतलब होता है वैल्यू। स्पीड के पास सिर्फ वैल्यू होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है। वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू और डायरेक्शन दोनों होता है। तो मान के चलो, अब ये पार्टिकल यहाँ पे बैठा है, तो हमेशा याद रखने का, पार्टिकल अब यहाँ पे बैठा है, जिस स्पीड से ये स्टार्ट होगा, मान के चलो ये 5 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट होता है, 5 मीटर पर सेकेंड ये स्पीड से, तो ये तो इसका स्पीड होगा, क्योंकि वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है सिर्फ, स्पीड मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड। इसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो इसका वेलोसिटी का मतलब होता है कि भाई इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड तो यही रहेगा, डायरेक्शन क्या होता है? जिस पॉइंट पे पार्टिकल खड़ा रहता है वहां से एक स्ट्रेट लाइन बनाओ या टेंजेंट बनाओ, इसको डायरेक्शन बोलते हैं। मतलब इस पॉइंट पे ये पार्टिकल का जो वेलोसिटी है, उसका डायरेक्शन ये है,
ऊपर की तरफ, और उसका मैग्नीट्यूड है 5 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी हो गया, मैग्नीट्यूड 5, डायरेक्शन ऊपर की तरफ। हमेशा उस पॉइंट को टेंजेंट रहता है। डायरेक्शन क्या होता है, जिस पॉइंट पे पार्टिकल खड़ा है उसको टेंजेंट बना दो, ठीक है। अच्छा, स्पीड क्या है 5 मीटर पर सेकेंड। अभी क्या होगा जरा ध्यान देना, अब क्या होगा, ये एक मास है और ये भी एक मास है, इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये एक फोर्स से खींचेगा, ये इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, जो ऑलरेडी हमने पढ़ा है। क्लियर है, क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। और फोर्स अकेला आता है क्या, कभी नहीं, कभी भी एक्सेलरेशन लेके आता है। तो एक एक्सेलरेशन इसके साथ आएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन का काम होता है वेलोसिटी को बदल देना, डायरेक्शन को। तो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन ऐसे था, ये सेंट्रीपिटल फोर्स इसको इधर खींच लेगा, और खींचने के वजह से क्या होगा, पार्टिकल का डायरेक्शन बदल जाएगा, और पार्टिकल जो ऐसे जाना चाहता था वो अब इधर आ जाएगा खींचने के वजह से। अब वापस से क्या होगा जरा ध्यान देना, इसके ऊपर फोर्स वापस से सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा, ये रहा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन काम करेगा इसके ऊपर। और इस पॉइंट पे जब पार्टिकल आता है तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन तो यहाँ पे टेंजेंट हो जाएगा। इस पॉइंट पे जब पार्टिकल आता है, ये रहा वेलोसिटी का डायरेक्शन, ये, और स्पीड अभी भी 5 मीटर पर सेकेंड, वैल्यू उतनी ही, ठीक है। उसके बाद जब पार्टिकल के ऊपर वेलोसिटी ऐसे था, ये एक्सेलरेशन इसको इधर करेगा, कुछ टाइम पे पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा, फिर से पार्टिकल का वेलोसिटी का डायरेक्शन उसको टेंजेंट रहेगा, फिर इसके ऊपर एक्सेलरेशन काम करेगा, पार्टिकल जो स्ट्रेट जाना चाहता था वो पार्टिकल यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, या आप बोल सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, इसके बिना ये वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, और इसलिए सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं। यानी कि सर्कुलर मोशन तभी पॉसिबल होता है जब सेंट्रीपिटल फोर्स काम करे, क्योंकि वही एक्सेलरेशन को लेके आएगा, और एक्सेलरेशन ही वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करेगा, राइट। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन ये रहा, एक्सेलरेशन इसको इधर खींच लेगा, इस तरीके के पूरा सर्कल बन जाएगा। लेकिन जब वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात करो, जैसे यहाँ पे भी मान के चलो 5 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे आपने देखा इधर भी 5 मीटर पर सेकेंड, तो हर जगह मैं देख रहा हूँ स्पीड सेम है, यानी मैग्नीट्यूड सेम है, वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ भी रहने तो बदल रहा है। तो अगर कोई भी सर्कुलर मोशन हो रहा है जहां पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी स्पीड सेम होता है, ऐसे टाइप के सर्कुलर मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करने के लिए यहां पे क्लियर कट लिखूंगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कंपलसरी है। कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स कंपलसरी है। इसके बिना कभी भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं हो सकता। जरूरी नहीं यूनिफॉर्म सर्कुलर, नॉन यूनिफॉर्म रहेगा तो भी सर्कुलर मोशन है तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो सेंटर की तरफ काम करता है, कहां पे काम करता है, सेंटर की तरफ। चलो अब इसी मोशन से मैं आप लोगों को बताता हूं कैसे यहां पे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन को पता चला। चलो देखते हैं। अब मान के चलो, लेट पार्टिकल, ध्यान से देखना, पार्टिकल एट पॉइंट ए परफॉर्म 1 revolution in time t with velocity v। ठीक है, ये पार्टिकल ए पे जो बैठा है एक चक्कर लगाता है, टी टाइम लेता है v वेलोसिटी से। तो इसका वेलोसिटी क्या बनेगा, तो इसका वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी होता है क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एक चक्कर लगाएगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जितना सरकमफरेंस है सर्कल का, दैट इज 2 पाई आर अपॉन टी। इसको बोल दो इक्वेशन 1। अभी जो फोर्स इसके ऊपर लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, वो क्या होता है, हम लोग ने सीखा है एम वी स्क्वायर अपॉन आर पहले वाले टॉपिक में, इज इक्वल टू एम अपॉन आर, एम अपॉन आर, वी की वैल्यू ये रहा, रख दो, क्या हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन टी का होल स्क्वायर। सही है, तो ये क्या बन जाएगा, देखो सेंट्रीपिटल फोर्स आप लोगों का बन जाएगा क्या, देखो ध्यान से, एम, ये क्या है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, पाई का स्क्वायर क्या होता है, पाई स्क्वायर होता है, आर का स्क्वायर क्या होता है, आर स्क्वायर होता है, अपॉन टी का स्क्वायर क्या होता है, टी स्क्वायर होता है, और ये आर, एक आर कैंसिल हो जाएगा, और आप लोगों को मिलेगा सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू 4 एम पाई स्क्वायर आर अपॉन टी स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, देखो ध्यान से, मल्टीप्लाइंग यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, डिवाइड भी करूंगा बाय आर स्क्वायर, ठीक है। इस तो
तो ये मुझे क्या देगा, ये मुझे देगा सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू 4m पाई स्क्वायर है, हाँ, आर अपॉन टी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। सही है। अब देखो ध्यान से देखना, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू 4m पाई स्क्वायर, आर इंटू आर स्क्वायर क्या होता है, आर क्यूब होता है, अपॉन आर स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। अब देखो इसमें खास चीज दिखाई देगा, अगर आप देखोगे इतने टर्म को देखो, क्या आर क्यूब और टी स्क्वायर, आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर है ना। अगर सिर्फ इतने चीज को देखोगे तो मैं टी स्क्वायर को अगर इधर बुलाऊंगा, दिख रहा है आप लोगों को ये आर क्यूब, क्या ये आप लोगों को कैप्लस का थर्ड नियम जैसा दिख रहा है? यस। इसका मतलब क्या है, अगर आप देखोगे तो दूसरे तरीके से समझाता हूं। क्या मुझे बताओ, रेडियस इस सर्कल का कांस्टेंट होगा? यस। टाइम पीरियड भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, सब चीज कांस्टेंट है, सब चीज कांस्टेंट, 4m पाई स्क्वायर सब कांस्टेंट है। तो अगर मैं सिर्फ एफ सी पी को देखूं इज इक्वल टू ये पूरे टर्म को मैं कांस्टेंट बोल दूं, क्या बोल दूं, कांस्टेंट, इनटू बचा क्या, 1/r² लिख दूं यहाँ पे, बाकी सब टर्म कांस्टेंट है। तो आपको पता है कि जब इक्वल टू कांस्टेंट को हटाया जाता है तो क्या आता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इधर 1 है तो ये टर्म इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये बता रहा है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला फोर्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर को। और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझो, यही बता रहा था। यस। तो देखो कैप्लर्स के नियम से ही, ये कैप्लर्स का नियम, कैप्लर्स के नियम से इन्होंने ढूंढ के निकाला था। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो यहाँ पे लग रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी का नाम ग्रेविटेशनल फोर्स रख दूंगा। तो किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है दैट इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो यहां से ही हम लोगों ने क्या ढूंढ के निकाला, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये कैप्लर्स के नियम से ढूंढ के निकाल। क्लियर हो गया सबको? तो आपको याद क्या रखना, आपको याद रखना है कि जब भी एक सर्कुलर मोशन होगा तो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स कंपलसरी है। सेंट्रीपिटल फोर्स कैसा है? कंपलसरी है। आया बात समझ में? सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला भी याद कर लो मेरे प्यारे बच्चों। क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला? देखो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है ये, यहाँ पे मैं ऐसे मार्क करूंगा, ऐसे करना नहीं चाहिए ठीक है, लेकिन कर देता हूँ, ये सेंट्रीपिटल mv² अपॉन आर। क्लियर? याद रखना है सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ काम करता है, साथ में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को भी लेके आएगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का काम होता है वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करना, वैल्यू को छेड़छाड़ नहीं करता, वैल्यू वैसे का वैसे ही रहेगा। आया बात समझ में? तो व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? ऐसा कोई भी मोशन जिसके अंदर पार्टिकल का स्पीड नहीं चेंज, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, हाँ, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो सेम है 555, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, इसके लिए मैं बोलूंगा वेलोसिटी चेंज हो रहा है, स्पीड नहीं चेंज हो रहा है, स्पीड सिर्फ मैग्नीट्यूड है। क्लियर? तो जहां पे स्पीड कांस्टेंट होता है ऐसे टाइप के मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे। चलो एक चीज यहाँ पे लिखा हुआ है देख लेते हैं, ये यूज योर ब्रेन, आपका दिमाग लगाना है, मुझे पता है आपके पास दिमाग है और आप लगाओगे, ठीक है। चलो फटाफट कमेंट में आप लोगों को लिख देना इसका आंसर क्या होगा, मैं थोड़ा सा टाइम रुक जाता हूँ, सोच लो, चलो फटाफट सोच लो और कमेंट में लिख दो कि सर इसका आंसर ये है। एक बार क्वेश्चन रीड कर लो, क्वेश्चन को समझ लो, ठीक है, उसके बाद मुझे आंसर बताओ, कमेंट में लिख के बताओ, कमेंट में कमेंट पढ़ लूंगा, ठीक है। चलो फास्ट सोच लिए, टाइप कर दिए, ओके वेरी गुड। चलो आगे बढ़ेंगे, देखते क्या है। इज देयर अ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट केप्ट ऑन ए टेबल और बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड सिटिंग नेक्स्ट टू यू? तो एक बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर सॉरी एक टेबल है, उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा है, तो इज देयर एनी ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट केप्ट ऑन टेबल? दो ऑब्जेक्ट रख रहे टेबल पे, क्या वो दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा? पहला क्वेश्चन ये। या तो फिर और बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड, मैं और मेरा फ्रेंड बैठे हैं, क्या हम दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा? तो सबसे पहले इसका आंसर है यस, यस, ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट केप्ट ऑन टेबल। ये पूरी करेक्ट, पूरी तरीके से करेक्ट है। ऑब्जेक्ट केप्ट ऑन टेबल एंड इवन बिटवीन मी एंड माय फ्रेंड, हम दोनों के बीच में भी लगेगा, ठीक है। ये आंसर तो मैंने दे दिया। क्यों लगेगा पहले वो बता देता हूं, क्योंकि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलता है कि हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लगेगा जिनके पास मास है। तो टेबल पे रखे हुए दो ऑब्जेक्ट के पास मास है क्या? यस। मैं और मेरे फ्रेंड के बीच में बीच में नहीं, बट हम दोनों के पास मास, यस, तो हम दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। सेकंड क्या बोल रहा है? इफ यस, अगर यस तो हाँ तो है, व्हाई डोंट द टू मूव टुवर्ड ईच अदर?
अब ये दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट क्यों नहीं, तो मैं और मेरा फ्रेंड हम लोग एक दूसरे से अट्रैक्ट क्यों नहीं हो पा रहे, दो ऑब्जेक्ट जो टेबल पे रखा है वो अट्रैक्ट क्यों नहीं हो पा रहा, इसलिए नहीं अट्रैक्ट हो पा रहा है क्योंकि जो वो दोनों के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटेशन फोर्स इतना छोटा है एज कंपेयर टू द फ्रिक्शनल फोर्स जिनके कांटेक्ट में बोलोगे। जैसे ऑब्जेक्ट को आपने टेबल पे रख दिया, ठीक है, ये मेरे पास मोबाइल फोन है, क्या ये दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, यस है, तो अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रही, इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि ये मोबाइल फोन और मेरे हाथ के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है और ये पेन और मेरे हाथ के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इतना ज्यादा है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स कि ग्रेविटेशनल फोर्स ये फोर्स को टैकल नहीं कर पा रहा है, तोड़ नहीं पा रहा है, वीक है उसके सामने, बहुत कमजोर फोर्स है, तो इसको विथस्टैंड कैसे कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, इसलिए हम लोग अट्रैक्ट नहीं हो रहे। तो वो फोर्स इतना छोटा फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स कि वो आपको फील नहीं होगा। ये तभी फील होगा जब ऑब्जेक्ट का मास बहुत ज्यादा रहेगा, जैसे अर्थ, प्लैनेट, मून, इनके बीच में आप लोगों को फील होगा क्योंकि उनका मास बहुत ज्यादा होता है। सो व्हाई डोंट द टू ऑब्जेक्ट मूव, तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे हम लोग द टू ऑब्जेक्ट डोंट मूव, द टू ऑब्जेक्ट्स डोंट मूव बिकॉज, बिकॉज बोलते हैं, बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स ऑन देम ड्यू टू टेबल is much greater than gravitational force। तो ये फोर्स बहुत वीक फोर्स होता है इसलिए नहीं पता चले। क्लियर हो गया सब लोग को, सिंपल। चलो आगे बढ़ते, चलो ये क्वेश्चन दिया गया है, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या दिया गया और कैसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया जाता है, मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनना। क्या बोल रहा है, महेंद्र एंड विराट आर सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। दो क्रिकेटर है, आप जानते हैं ये हमारे महान क्रिकेटर है और इनकी रेस्पेक्ट हमें करना चाहिए। महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली ये दोनों लोग बैठे हुए हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, 1 मीटर है। फ्रॉम ईच अदर देयर मासेस आर, एक का मास यानी महेंद्र का मास 75 kg, विराट का मास 80 kg। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन, दोनों के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो सबसे पहले हमेशा क्या करने का, गिवन लिखने का। क्या लिखोगे आप लोग, गिवन, मतलब कौन से टर्म्स आपको क्वेश्चन में दिए। हमें दिया गया डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, ये हो गया 1 मीटर। उसके बाद फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास, फर्स्ट ऑब्जेक्ट कौन है, महेंद्र सिंह धोनी, कितना है मास, 75 kg। उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्ट का मास यानी विराट कोहली, कितना है, 80 kg। ओके, आगे क्या बोल रहा है, बस और कुछ नहीं। अब देखो एक और टर्म आता है जी, जिसका वैल्यू नहीं दिया जाएगा, आपको याद रखना है, 6.673 होता है, बट इतना लिए तो भी चलेगा, इंटू 10⁻⁻11 kg मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। अब क्या लिखने का, टू फाइंड, यानी कि आपको फाइंड क्या करना है, तो भाई मुझे तो फाइंड करना है दोनों के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। फिर लिखने का फॉर्मूला, क्या लिखोगे आप, फॉर्मूला कितना, क्या फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला यूज करेगा, तो आपको चेक करना है, इसलिए मैंने गिवन लिखा है कि गिवन में जो टर्म है R, M1, M2 कैपिटल G और टू फाइंड में जो टर्म है F, ये सब कौन से फॉर्मूले में आता है इस चैप्टर में, कौन सा ऐसा आपको फॉर्मूला याद आ रहा है। हाँ तो याद आ गया भाई, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था, F इज इक्वल टू G m1 × m2 अपॉन, हो गया। चलो सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे लिखने का सॉल्यूशन, ठीक है। तो F इज इक्वल टू, चलो वैल्यू रख दो, G का वैल्यू क्या है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू M1 का वैल्यू क्या है 75, M2 का वैल्यू क्या है 80, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 75 इंटू 80 अपॉन क्या, आर स्क्वायर, आर कितना है 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। तो आप ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, तो आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये आप लोगों को दे देगा, एक सेकेंड, हाँ, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 को मैं ऐसे लिख देता हूँ, 75 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँ, 8 5 जा 40 होता है, 4 कैरी हो जाएगा, 8 7 जा 56 यानी कि 59 हो जाएगा और एक जीरो लग जाएगा। अब भाई यहाँ से 6.67 नंबर और ये वाला नंबर 59, बस इतना, और यहाँ पे ठीक है एक काम करता हूँ 5900 ले लेता हूँ इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आप लोगों को, मैं यहाँ पे कैलसी से कर देता हूँ, सॉरी, ठीक है, आप लोग कर लोगे ना, ये सब तो आपको आता है। तो 6.67 इंटू 5900, ठीक है, ये मेरे को मिल रहा है 39353
इंटू 10⁻⁻11 इतना फोर्स आपको दिखाई देगा। एक सेकंड में वापस एक बार कैलकुलेट कर लूंगा। नहीं, कुछ तो मिस्टेक हो गया। 75 इंटू 80 जो होता है वो 6000 होता है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये 6000 है। 6000, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6.67 इंटू 6000। ये हो रहा है आप लोगों का 4002,000 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। 40020 है इंटू 10⁻⁻11। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आपको अगर पॉइंट शिफ्ट करना है, 4 नंबर आगे शिफ्ट कर दोगे तो हो जाएगा 4.002 और इसमें से 4 कम हो जाएगा, दैट इज -7 हो जाएगा। ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ये आप लोगों का आंसर आ गया। इतना बहुत छोटा फोर्स है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पावर -7 आ गया, बहुत छोटा फोर्स लगा, बहुत ज्यादा छोटा। तो इस तरीके से हम लोग दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाले ग्रेविटेशन फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो अगला और एक क्वेश्चन इसको देख लेते हैं। देखो अभी क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। हाँ, इन द प्रीवियस एग्जाम्पल जो अभी अभी सॉल्व किए, एज्यूमिंग दैट बेंच ऑन विच महेंद्र इज सिटिंग इज फ्रिक्शनलेस। अब बोल रहा है जिसके ऊपर महेंद्र बैठा फ्रिक्शनलेस है। अब फ्रिक्शन नहीं है तो ग्रेविटेशन फोर्स उसको खींच लेगा, ठीक है। तो मतलब वो मूव हो जाएगा। यस, स्टार्टिंग विद जीरो वेलोसिटी। पहले बोल रहा है महेंद्र का वेलोसिटी 0 था। तो देखो यहाँ पे गिवन में क्या क्या बोल रहा है समझ लेना है आपको। इनिशियल वेलोसिटी बोल रहा है 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फोर्स तो ऑलरेडी दोनों के बीच में कितना लग रहा है निकाल चुके हम लोग, 4.002 इंटू 10⁻⁻7। ये आपको दिया नहीं जाएगा, पहले क्वेश्चन से समझ गया। व्हाट विल बी महेंद्र वेलोसिटी, उसका वेलोसिटी क्या होगा मोशन टुवर्ड विराट आफ्टर 1 सेकेंड। टाइम दिया गया आप लोगों को 1 सेकेंड, ठीक है। क्या फाइंड करना आपको, फाइनल वेलोसिटी। 1 सेकेंड के बाद कितना वेलोसिटी हो जाएगा, फिर से समझो। बोल रहा है कि भाई जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसके अंदर मान के चलो महेंद्र जो टेबल पे बैठा उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है। अब फ्रिक्शन नहीं है तो महेंद्र को खींच लेगा ग्रेविटेशन फोर्स विराट कोहली का, राइट। तो वो बोल रहा है कि पहले महेंद्र का मान लो वेलोसिटी 0 था, इनिशियल वेलोसिटी। 1 सेकंड के बाद जो मूव करके आएगा तो 1 सेकंड के बाद क्या होगा वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, वो फाइंड करना है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है, पहले मेरी बात सुनो मैं क्या बता रहा हूँ। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई इनिशियल वेलोसिटी इतना है, फाइनल वेलोसिटी निकालो, टाइम इतना है, डिस्टेंस इतना है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमेशा काइनेटिक सॉरी जो न्यूटन का काइनेमेटिकल इक्वेशंस है 3 वो यूज कर लेने का, ठीक है। तो हमारे पास है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, राइट। तो मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, देखो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फिर है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसके बाद है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर। देखते हैं कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा। तो देखो अगर मैं ये फॉर्मूले से जाऊंगा तो ये मेरे पास नहीं है, ये है और टाइम भी है, ये चीज नहीं है, दो चीज नहीं है, ठीक है। अगर मैं इस फॉर्मूले से जाऊंगा तो मेरे पास एस यानी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, यू और टी है, ए भी नहीं है, दो चीज नहीं। अगर मैं इस फॉर्मूले से जाऊं मेरे पास ए नहीं है, एस नहीं है। तो दोनों तीनों फॉर्मूले में देख रहे हैं, दो चीज हमें नहीं है। तो आपको जो सिंपल लगता है उससे चले जाओ। एक्सेलरेशन फाइंड करना बहुत सिंपल होता है डिस्प्लेसमेंट से, तो हम लोग पहले वाले फॉर्मूले से जाएंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा। एक्सेलरेशन आराम से मिल जाता है। एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा देखते हैं, ध्यान से देखना। फॉर्मूला क्या यूज करोगे आप लोग, फॉर्मूला आप यूज करोगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और एक्सेलरेशन फाइंड करने का फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, F अपॉन m। क्योंकि देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से एक्सेलरेशन क्या मिलेगा, F अपॉन m मिलेगा, बराबर ना। तो हम लोग पहले एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, फिर आपको ऑटोमेटिकली वेलोसिटी मिल जाएगा। चलो सॉल्यूशन, पहले एक्सेलरेशन फाइंड करो। एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितना है 4.002 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन मास कितना है महेंद्र सिंह धोनी का 75। इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ तो आपको एक्सेलरेशन कितना मिलेगा, बिल्कुल वापस से मेरे को कैलसी से करना पड़ेगा। 4.002 डिवाइडेड बाय 75, तो ये मेरे को मिल रहा है 0.0533 इंटू 10⁻⁻7। क्लियर, ये मेरे को मिल गया। अगर मेरे को इसको शिफ्ट करना है तो देखो अगर दो नंबर इधर शिफ्ट करके इसको मैं 5.33 बना दूं तो यहाँ पे आ जाएगा 10⁻⁻2 और ये -7 वैसे।
मैंने 2 नंबर राइट में शिफ्ट किया ना, राइट में जब भी शिफ्ट करोगे आप पावर में माइनस लगाओगे। 2 नंबर राइट में शिफ्ट किया, इसके लिए पावर में -2, अगर 1 नंबर शिफ्ट किया रहता -1 आता। ठीक है, तो -2 और -7 -9 बन जाएगा। तो ये आप लोगों को एक्सेलरेशन आ गया 5.33 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आप लोगों को क्या मिल गया, ये आप लोगों को महेंद्र जिस एक्सेलरेशन से चल रहा है वो मिल गया। अब आपको क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी। तो आराम से मिल जाएगा फाइनल वेलोसिटी। क्या फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। v हमें चाहिए, u 0 है, a अभी आप लोगों का मिल गया 5.33 इंटू 10⁻⁹ इंटू टाइम, टाइम कितना 1 सेकेंड, देखो ये तो 0 का कोई वैल्यू नहीं है, हट गया, इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम आ जाएगा। तो ये आ गया आप लोगों का 5.33 इंटू 10⁻⁹ मीटर पर सेकेंड। इतने वेलोसिटी से विराट एक सेकेंड के बाद आपको दिखाई देगा। तो ये रहा आप लोगों का फाइनल आंसर। क्लियर हो गया सब लोगों को। तो आज हमने जो जो पढ़ा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, किसी दो ऑब्जेक्ट जिसके पास मास होता है उनके बीच में क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। फॉर्मूला क्या होता है, Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। कैपिटल जी का वैल्यू क्या होता है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। फटाफट सब लोगों को कमेंट में लिख देना है जी का वैल्यू क्या होता है, लिखना ही है आप लोगों को, बिकॉज आपको सीखना है तो लिखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिकॉज विदाउट प्रैक्टिस तो कुछ नहीं होने वाला है। आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार प्रैक्टिस करोगे तो जाके आप मास्टर बनोगे, तो जाके आप एग्जाम फोड़ सकते हो और बोर्ड में जो आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट चाहिए वो मिल जाएगा, गारंटी मिल जाएगा। आप लोगों को इस चैनल के साथ जुड़े रहना, आपको सारे सब्जेक्ट धीरे धीरे कंटेंट मिलने लगेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल साइंस के कंटेंट आप लोगों को रेगुलर बेसिस में मिलेंगे, कुछ दिनों बाद आपको सारे कंटेंट मैथ्स के, सोशल स्टडीज के, उसके बाद जो भी आप लोगों का इंग्लिश, हिंदी, मराठी, सारे कंटेंट आप लोगों को यही चैनल पे, कहीं और जाने की जरूरत नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेंगे, एकदम डिटेल कॉन्सेप्ट मिलेंगे, अलॉन्ग विथ किस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है, सारे के सारे आपको प्रिपेयर करके दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप सब लोगों को समझ में आ गया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना है, अगर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना है, और सब लोगों को अपने फ्रेंड के साथ ये शेयर कर देना है, नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दो, सो दैट यू डोंट मिस एनी अपडेट्स इन फ्यूचर। और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।